हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.5 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 1-2 हम इससे पहले वाली क्लास में करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लें। इस पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमसे, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से इन्हें हल करना है। और आप किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है वो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों विधियों से इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं समीकरण उतार लेता हूँ। कितनी है, 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण हो गई 2। ठीक है बेटा, तो मैंने इसे समीकरण 2 मान लिया। अब मैं इन्हें क्या करूँगा, प्रतिस्थापन विधि से मैं इसे हल करूँगा। तो यहाँ से क्या कर लेता हूँ मैं, 2y = ये कितने हो जाएंगे, 3x उधर जाके माइनस के हो जाएंगे और प्लस के 4। यहाँ से मैं y निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 3x अपॉन में y। यहाँ से मैंने इसको पहले इसको बाद में लिख लिया। ये समीकरण नंबर हो गई 3। ठीक है बेटा, तो ये समीकरण 3 हो गई। अब क्या यहाँ पर क्या है, 2 है। कितना है, 2। अब कितना है बेटा, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करता हूँ। ठीक है, तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो इसमें प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8x + 5, y के स्थान पर कितना रखना है, y के स्थान पर रखना है 4 माइनस के 3x अपॉन में 2 = में कितना है, 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ देखिए ये अपॉन में 2 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 माइनस के 15x और अपॉन में 2 इजकल पूरे के अपॉन में कितना 2 और इजकल टू 9। इस 2 की इस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा ये इसको घटा लेते हैं। 16 माइनस 15 कितना बचेगा, 1x प्लस के 20 और इधर हो जाएंगे कितना 9 × 2। तो यहाँ से x + 20 इजकल टू 18। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया, ये उधर चले जाएंगे पक्षांतर करने पर तो माइनस के 20। तो यहाँ से x = -2, x का मान -2 आ गया। अब x का मान मैं समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 में प्रतिस्थापित कर लेता हूँ मैं। तो समीकरण 3 ये लिखिए, y = 4 माइनस के 3 × x के स्थान पर माइनस का 2 अपॉन में 2। यहाँ से y = आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 अपॉन में 2। तो यहाँ से y = निकल कर आएगा 10/2। यहाँ से कितना आएगा 5। कितना आएगा, y = 5। तो x और y के मान निकल आए। यहाँ पर x बराबर निकला -2 और y बराबर निकला 5। ये इसका आंसर हो गया। ये तो हो गया कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब मैं कौन सी विधि से करूँगा, वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि से, तो वज्रगुणन विधि हमने आपको पहले सिखा रखी है और जिस किसी ने वो वाले पार्ट नहीं देखा तो वाला पार्ट देख लें, वज्रगुणन विधि क्या होती है। तो वज्रगुणन विधि में क्या करता हूँ मैं, दो समीकरण को बराबर में 0 बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ मैं, 8x + 5y - के 9 = 0। ठीक है, मैंने क्या करा, 9 को इधर ले आया बराबर में 0 बना लिया। कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, एक को ऐसे लिख लिया। फिर समीकरण 2 से मैं कैसे लिखता हूँ समीकरण को बेटा, समीकरण को लिखता हूँ मैं 3x + 2y और माइनस के 4 = 0। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ,
यहाँ से अब मैं ये कर लेता हूँ कि x अपॉन में मैंने क्या बताया था बेटा, ऐसे लिखते हैं x अपॉन में x को छुपाया, इस x को हमने छुपा लिया। तो अब जो रह गए उनके गुणांक को लिखेंगे। देखिए ये रह गए, इनको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे बेटा 9 माइनस का और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4। यहाँ लिखता हूँ मैं माइनस का बाई। अब बेटा मैं बाई को छुपा लेता हूँ, बाई के अपॉन में लिख रहा हूँ तो बाई को छुपाऊँगा। तो अब यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ कितना है बेटा 3, यहाँ माइनस के 9 और यहाँ माइनस का 4। अब बेटा मैं किसके अचर पद के बटे में लिखूँगा, तो अचर पद बेटा इसमें ये है तो इसके अपॉन में लिखूँगा। तो अचर वाले को छुपा लिया मैंने, अब जो रह गया उनको इसके नीचे उतार देता हूँ। तो 8 3 5 2 ऐसे लिख दिया बेटा। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिए ये हो जाएंगे x अपॉन में, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 20, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस, बीच में माइनस आता है और माइनस के 18। इधर बेटा कितना हो जाएगा माइनस के y लिखा है ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस के 8 चौक 32, माइनस आता है बीच में तो माइनस के हो जाएंगे 27। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन में 8 दूनी 16 माइनस के 3 पंजे 15, ये हो जाएंगे 15 बेटा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये x अपॉन में माइनस का 20 माइनस 80, माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस के y अपॉन में माइनस के 32 और माइनस माइनस प्लस का 27, यहाँ पर 1 अपॉन में 1। तो यहाँ से बच रहा है बेटा x अपॉन में माइनस का 2 और यहाँ से माइनस के y अपॉन में, यहाँ से माइनस के 5 बच रहे हैं और इधर 1 अपॉन में 1, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया हमारा फर्स्ट पद, ये हो गया सेकंड पद और ये हो गया थर्ड पद। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट व थर्ड पद लेने पर, तो फर्स्ट व थर्ड पद लूँगा मैं। तो यहाँ पर x अपॉन में माइनस का 2 इजकल टू कितना 1 अपॉन में 1 है, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो x इजकल टू माइनस का 2 हो जाएगा बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड व थर्ड पद, सेकंड व थर्ड पद लेने पर, सेकंड व थर्ड पद लेता हूँ। तो सेकंड पद में लिखा है y अपॉन में 5 और ये लिखा है 1 अपॉन में 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी इससे कर दो तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है बेटा, तो ये y का मान आ गया। तो इस प्रकार से ये वही मान आए जो पहले आए थे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या लिखा है, 4 में कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो ज्ञात करना है। ठीक है, किसी भी विधि से करिए। अब इसमें आपकी स्वतंत्रता है, आपको विलोपन विधि अच्छी लगती तो विलोपन से करिए, आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती तो प्रतिस्थापन से कर लीजिए या फिर वज्रकोण विधि से। ठीक है, तो चलते हैं इसको लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन इसका पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का पहला कह रहा है, पहला पार्ट है, कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय का मूल ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ इसी को। तो यहाँ पर फोर्थ का पहला पार्ट है, तो मैं मानता हूँ माना छात्रावास के भोजन कर्ता के लिए नियत व्यय, यानी नियत व्यय मैं मान लेता हूँ कितना है, x रुपये है, x नियत व्यय x रुपये है तथा प्रतिदिन का भोजन का मूल्य
₹22 है, ₹22 है, ये मैंने मान लिया बेटा। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बेटा, तो प्रश्नानुसार या पहली शर्तानुसार, चलो प्रश्नानुसार लिखता हूँ। प्रश्न अनुसार जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, प्रश्नानुसार विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए लिख रहे हैं। तो विद्यार्थी ने क्या किया है, नियत किराया कितना है इसका, नियत किराया ₹X है, तो ₹X तो जाएगा ही जाएगा प्लस, और ये कितने दिन तक इसने भोजन किया था, इसने भोजन 20 दिन तक किया था, तो एक दिन का कितना है, प्रतिदिन का ₹22 है, तो 20 दिन का 20 हो गया, और दोनों को मिलाकर इसने कितने रुपए दिए हैं, ₹1000 छात्रावास के लिए दिए हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है बेटा, ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए, तो विद्यार्थी बी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, नियत किराया ये भी देगा, और ये कितने दिन रहा था, ये रहा था 26 दिन, 26, तो एक दिन का वाई है, तो 26 दिन का 26 वाई हो गया। तो अब इसने कितने रुपए दिए थे, ₹1180 दिए थे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, ये समीकरण 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरण को आपको हल करना है, चाहे आप विलोपन विधि से करिए हल या प्रतिस्थापन विधि से करिए, हल निकालना है। ठीक है बेटा, तो मैं इसका हल निकाल लेता हूँ। तो लिखता हूँ समीकरण, ये इसके समीकरण युग्म हो गए। ठीक है बेटा, तो समीकरण युग्म क्या हुए, समीकरण युग्म x + 20y = 1000 तथा x + 26y = 1180। ठीक है बेटा, ये हो गया समीकरण युग्म, जहाँ x, y क्रमशः नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, हल करूँगा। तो दोनों समीकरण को हल कर लेता हूँ। अब मैं कौन सी विधि से करता हूँ, विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो इसे मैं विलोपन विधि से हल कर लेता हूँ। तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को विलुप्त करना होता है। तो मैं यहाँ से x को विलुप्त कर देता हूँ। x + 20y = 1000। यहाँ पर कितना है समीकरण 2 में बेटा, x + 26y = 1180। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको घटा लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो समान है, x है तो कट जाएंगे। यहाँ से कितना बचेगा, -6y, और यहाँ से कितना बचेगा, 180। क्या का बचेगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से ही काट दो बेटा, कितना आएगा, 6 × 3 = 18। तो y = कितना आ गया, ₹30। y का मान निकल आया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में मैं रख देता हूँ, तो निकल जाएगा x का मान, x + 20 × y का मान कितना, 30 = 1000। तो यहाँ से x = कितना जाएंगे, 600, ये 100, तो यहाँ से x = कितना जाएगा, 100 - 600, कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 400 रुपीज़। ठीक है, तो लिखेंगे अतः छात्रावास का नियत व्यय 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का व्यय 30 रुपये है, 30 रुपये है। ये इसका आंसर हो गया, पहला पार्ट इसका हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एक भिन्न
1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो मान लेते हैं वह भिन्न, माना वह भिन्न x/y है। ये भिन्न मान ली बेटा, ये अंश है, ये हर है, ये भिन्न हो गई अंश बटे हर। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कहा गया उसके अनुसार लिख लेते हैं बेटा। कह रहा था हमसे कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में 1 घटाया जाता है। तो ये बेटा भिन्न है x/y, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं हम, और इसका मान 1/3 हो जाता है कब, जब इसके अंश में से 1 घटाया जाता है। ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से करो बेटा 3x - 1, और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो y एकम y, ये हो जाएंगे 3x - के 3 = y। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसको 3x माइनस के बेटा कर लेते हैं माइनस के y और =3। ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, समीकरण 1। अब इसी प्रकार से बेटा द्वितीय शर्त में क्या कह रहा था हमसे, द्वितीय शर्त में कह रहा था तो उसको लिख लेते हैं तथा। अब कह रहा था द्वितीय शर्त में 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो 1/4 हो रही है भिन्न, ये भिन्न है कोई। 1/4 कब हो रही है, जब हर में 8 जोड़ देंगे तब होगी बेटा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो 4x = y + के 8, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी। तो इसमें क्या करते हैं 4x - के y = 8। ये बेटा समीकरण नंबर हमने 2 बना ली। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, आपको जो विधि अच्छी लगे उससे कर देना, ठीक है। मैं इसे विलोपन विधि से हल कर देता हूँ। ये हो जाएगा, ये दूसरी समीकरण क्या है 4x - के y = 8। यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं साइन बता देता हूँ, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, और ये माइनस है तो इसे प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से माइनस का x, यहाँ से माइनस के 5 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना, x का मान 5। x का मान यहाँ से 5 आ गया। अब x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख रहे हैं, तो एक ये हमारे पास में 3x के स्थान पर 5 माइनस के y = 3। तो यहाँ से निकल के कितना आएगा बेटा, ये हो जाएंगे 15 माइनस के y, और ये 3 माइनस के y = 3 माइनस के 15, तो यहाँ से y = माइनस के 12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y = कितना आ गया 12। ये आ गया बेटा कौन से से, ये आए हमारे विलोपन विधि से। अब हमें क्या करना है, इसे ये हमने हल कर लिया, तो ये निकल के आ गया बेटा x और y के मान। तो अब भिन्न क्या होगी, अतः अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, ये देखो x अंश था 5/12, ये है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है बेटा। तो मैं मान लेता हूँ सही प्रश्न वाले अंकों की संख्या और गलत उत्तर वाले प्रश्नों की। थर्ड पार्ट लिखता हूँ मैं, माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x तथा अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या 22 है। ये मैंने मान लिया, ठीक है बेटा 22 है।
तब प्रथम शर्तानुसार लिखते हैं, प्रथम शर्तानुसार। तो पहली शर्त में ये हमसे क्या कह रहा था, पहली शर्त में ये कह रहा था सही उत्तर के लिए उसे कितने अंक मिल रहे थे। यदि उसे सही उत्तर के लिए यश को कितने अंक मिल रहे हैं, 3 अंक मिल रहे हैं, ठीक है, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जा रही, कम किया जा रहा है। तो उसने क्या किया है, यश ने 40 अंक अर्जित किए हैं। कितने अंक अर्जित किए हैं, 40 अंक। तो यहाँ पर प्रथम शर्त अनुसार क्या है, सही उत्तर के लिए उसे एक प्रश्न पर 3 अंक मिल रहे हैं, लेकिन कटौती, काटे कितने जा रहे हैं, घटाए कितने, कम कितने हो रहे हैं, एक प्रश्न पर 22 अंक काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे टोटल मिलाकर 40 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं, 40। तो यहाँ से 3x माइनस के वाई इक्वल टू 40, ठीक है। ये समीकरण 1 बन गई। अब द्वितीय शर्त में लिख देते हैं बेटा, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त में हमसे ये क्या कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलें, यानी कि एक प्रश्न पर 4 अंक मिलें सही उत्तर के लिए, और मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते, तो 2 अंक काट रहे हैं हम एक प्रश्न पर, एक प्रश्न पर कितने, 2 अंक काट रहे हैं गलत के लिए, ठीक है बेटा, गलत के लिए काट रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो उसे अंक मिलते हैं 50 अंक मिलते हैं। तो यहाँ से 2 को बेटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2x माइनस के वाई इक्वल टू कितने बचेंगे, यहाँ से चलो कि कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से काट दो बेटा, कितने बचेंगे, 25। तो यहाँ से 2x माइनस के वाई इक्वल टू 25, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो ये दोनों समीकरणें बन गई। अब इन दोनों समीकरण को हल करते हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो विलोपन विधि से मैं इनको हल कर लेता हूँ। तो 3x माइनस के वाई इक्वल टू 40, और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस के वाई इक्वल टू 25। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा x, यहाँ से कितना हो जाएगा 15। तो उसने क्या किया है, सही उत्तर वाले तो 15 प्रश्न लगाए हैं, ठीक है, और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसका मान मैं समीकरण 1 में रखता हूँ। तो 3 × 15 माइनस के वाई इक्वल टू 40। तो यहाँ से 45 माइनस के वाई इक्वल टू 40, तो वाई माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस के 45। तो यहाँ से बचेगा माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 5। तो गलत उत्तर वाले उसने 5 प्रश्न लगाए हैं। तो 5 प्रश्न लगाए, 1 पर 1 अंक काटा जा रहा था, तो 5 अंक कट गए। और सही उत्तर वाले उसने कितने लगाए थे, 15, तो 15 3 45, 45 में से 5 कटे थे, तभी तो उसके 40 अंक आए थे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यश द्वारा, ठीक है, अतः यश द्वारा हल। पूछ क्या रहा था हमसे कह रहा था कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, अतः यश द्वारा टेस्ट द्वारा हल किए गए कुल प्रश्न कितने थे, 15 + 5, यानी कि 20 प्रश्न थे, ठीक है बेटा। कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे उसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है बेटा। ये समय दे रखा है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ दोनों कारों की चालों को। तो माना ये 2 कारें हैं बेटा, यहाँ से ये इसका फोर्थ पार्ट है। तो एक कार तो यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है, ठीक है बेटा। दोनों क्या कर रही हैं, एक कार तो इधर को जा रही है और एक कार इधर को जा रही है, ठीक है। ये इनकी क्या कहलाएंगी,
ये इनकी एक ही दिशा होगी, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से एक कार क्या करें, एक कार इधर को चली जाए, ठीक है बेटा, और एक कार इधर को चली जाए, ये इनकी विपरीत दिशा होगी, ठीक है। ये इनकी क्या होगी, विपरीत दिशा होगी। ये इधर को जाए और ये इधर को जाए, ये विपरीत दिशा। तो देखिए मैं मान लेता हूँ, माना पहली कार की, ठीक है, ए से चलने वाली कार की चाल मान लेता हूँ। माना बिंदु ए से, ठीक है, कार का नाम था ना ये, ए स्थान से, माना ए स्थान से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी स्थान से चलने वाली कार की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मैंने मान लिया, ठीक है बेटा। जब ये कारें एक ही दिशा में चलती हैं और 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो देखिए बेटा, ये जो दोनों कारें हैं ना, एक कार इधर को चलेगी और एक कार इधर को चलेगी, तो इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है, ए और बी के स्थान की, तो ये तो है 100 किलोमीटर। तो दोनों कारें कुल मिलाकर कितनी चलेंगी, 100 किलोमीटर चल जाएंगी। तो दूरी तो हमें पता है कुल कितनी है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए समान दिशा में चलती हैं तो क्या होता है, इनकी चालों का अंतर होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है, इनकी चालों का अंतर निकालते हैं, तो इसे सापेक्ष चाल भी बोलते हैं। तो कितना समय लग रहा है, 5 घंटे में, ठीक है। तो पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी बेटा। तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय ये होता है। तो यहाँ से चाल कितनी मानी है, x, और समय कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 5x किलोमीटर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। तो दूसरी कार ने 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, तो चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल है इसकी 22, समय है 5, तो ये हो गया 5 22 घंटे। दूरी क्या में होगी, किलोमीटर में, ठीक है बेटा। तो ये इतनी दूरी आ गई। अब इन दोनों की जो चालें हैं, ये भी दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। अब इसने कुछ ना कुछ चाल तो चली होगी और इधर से इसने कुछ ना कुछ चाल चली होगी, दोनों की समान चालें हों या विपरीत हों, मतलब अलग अलग हों। तो यहाँ से ये कुछ दूरी चलेगी, यहाँ से ये कुछ दूरी चलेगी, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर के बराबर। तो देखिए बेटा, एक ही दिशा में कारें एक ही दिशा में चलती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, एक ही दिशा में चलती हैं, कारों का अंतर हो जाएगा, यानी कि उनकी चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ये दूरी है, ये दूरी है, दोनों की दूरी का अंतर निकाल लेना है। तो 5x माइनस के 5 बाई इक्वल टू 100, ये दूरी का अंतर हो गया। दूरी का क्या निकाल लिया हमने, अंतर। तो यहाँ से 5 को कॉमन निकालता हूँ, तो x माइनस के y इक्वल टू 100। तो यहाँ से ये इसको विभाजित कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 20। तो x माइनस के y इक्वल टू 20, ये समीकरण नंबर 1 बन चुकी है, ठीक बेटा। तो अब क्या होगा कि कारें विपरीत दिशा में चलेंगी। तो कारें बेटा इन स्थानों से क्या होंगी, जैसे ये स्थान थे ना, ए और बी, तो अब यहाँ से एक कार क्या कर रही है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। अब एक कार तो यहाँ से इधर को जा रही है, एक कार यहाँ से इधर को जा रही है, ठीक है बेटा, विपरीत दिशा में चलती हैं। एक कार तो इधर को जा रही है बेटा, ये विपरीत दिशा क्या होगी इसकी, एक कार इधर को जाएगी और एक कार यहाँ से इधर को जाएगी, ये विपरीत दिशा कहलाती है। और ये इस प्रकार से चलती हैं दोनों कारें, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। जैसे ये कार भी इधर को जा रही है और ये कार भी इधर को जा रही है, तो ये तो एक ही दिशा में हो गई, एक ही दिशा में जाके कहीं ना कहीं आगे जाकर ये कहीं ना कहीं बिंदु पर जाकर मिलेंगी,
जिससे क्या होगा, ये 5 घंटे में मिलेंगे आगे जाकर कहीं पर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई बिंदु होगा बीच में जाकर कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगी, तो इसे सी और ये भी सी नाम दे दिया। तो यहाँ कहीं जाकर मिल रही हैं, तो यहाँ पर जाकर मिल जाएंगी। तो मैं लिख लेता हूँ पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी। तो पहली कार कितनी दूरी चल लेगी 1 घंटे में, तो 4 गुणा समय, तो पहली कार की चाल x है और समय कितना 1 घंटा, तो ये x किलोमीटर चल लेगी, x किलोमीटर, ठीक है बेटा। दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, तो ये बेटा दूरी कितनी हो जाएगी 1 घंटे में, तो 4 गुणा समय, तो ये हो जाएगा 22 किलोमीटर दूरी, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से लेकर इधर को जाएंगे हम, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपस में जाकर ये मिल जाएंगी, इधर को ऐसे आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो जाकर मिल जाएंगी। ये अब मिल जाएंगी तो इधर से दूरी और इधर से दूरी दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा 100 किलोमीटर के, तो ये भी दूरी है। तो x कारें क्या हैं, कारें कौन सी विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा x प्लस वाई, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। तो ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 2, ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को मुझे क्या करना है, हल करना है। तो अब समीकरण दोनों को हल कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो विलोपन विधि से हल करते हैं, तो x माइनस वाई इजकल टू 20 और यहाँ से x प्लस वाई इजकल टू 100। ये बेटा बिना चिन्ह बदले ही कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है, यहाँ से x 2x हो जाएंगे, यहाँ से 120 हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो बेटा कितना जाएंगे 60, तो x इजकल टू कितना जाएंगे 60, x का मान आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख लेता हूँ बेटा मैं, तो x के स्थान पर कितना 60 रख लेता हूँ, माइनस के y इजकल टू 20, तो माइनस y इजकल टू 20 माइनस के 60, तो माइनस के y इजकल टू माइनस के 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इजकल टू कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बेटा। तो लिख देता हूँ मैं। अतः हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे कह रहा था दोनों कारों की चालें, अतः बिंदु ए से, अतः स्थान नाम दिया था ना, अतः स्थान ए से चलने वाली कार की चाल आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है हमसे, ठीक है बेटा। तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट। तो इसका 5 पार्ट है, तो मैं मान लेता हूँ आयत की लंबाई और चौड़ाई को बेटा। तो माना आयत की लंबाई x मीटर तथा
चौड़ाई बाई मीटर है, बाई मीटर है, ये मैंने मान लिया बेटा। तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, तब आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई को माना मैंने x और चौड़ाई को माना कितना बाई, ये हो गया बेटा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब लंबाई में कितना बढ़ाने के लिए कह रहा था कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो लंबाई में 5 मात्रक की कमी तथा चौड़ाई में 3 इकाई या मात्रक की वृद्धि कर देने पर, तो कितनी हो जाएगी बेटा, लंबाई हो जाएगी, अब लंबाई तो हो जाएगी इसकी x माइनस के 5, ठीक है, तथा चौड़ाई अब कितनी हो जाएगी इसकी x बाई प्लस 3, ये होगी इसकी चौड़ाई। ठीक है बेटा, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो नए आयत का क्षेत्रफल, जो नया आयत हो जाएगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसकी बदल गई, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी आएगी, ये होगी नई लंबाई और तथा नई चौड़ाई। ठीक है, तो इसका मान बेटा कितना है x माइनस के 5 और इसका मान कितना है बाई प्लस के 3। ठीक है, तो ये आयत का आगे क्षेत्रफल, अब इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा x बाई प्लस के 3x माइनस के 5 बाई और माइनस के 15, इतना आ गया। अब बेटा इसमें प्रश्नानुसार क्या कह रहा था हमसे, प्रश्नानुसार पढ़ते हैं। तो हमसे कह रहा था कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई में 5 इकाई की वृद्धि कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई की बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो देखो बेटा पहले तो इसी को देखो, यहाँ से ये तो नया क्षेत्रफल आया है और ये पुराना क्षेत्रफल था, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में कह रहा था कि जो क्षेत्रफल है ना एक्स वाई, और नया क्षेत्रफल कितना है x प्लस बाई प्लस के 3x माइनस के 5 बाई माइनस के 15, ये कह रहा था कि नया वाला क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता, यानी कि ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब इसमें ये बढ़ा दी जाती है और कमी कर दी जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब इसको इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो। ठीक है, तो इसको इधर लाते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो ये बराबर में ही कैंसिल हो रहे हैं, बराबर में ये कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इधर बचा माइनस के 9 और इधर कितना बचा 3x माइनस के 5 बाई और माइनस के 15, तो इसको 15 को इधर लाएंगे तो बेटा 3x माइनस के 5 बाई और ये हो जाएगा माइनस के 9 और प्लस का 15, 3x माइनस के 5 बाई और यहाँ से बचेगा 6, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहा था, आगे कह रहा है हमसे, आगे देखिए कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तब आयत की विमाएँ ज्ञात करवा रहा था। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा था, द्वितीय शर्ता अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है हमसे जो आयत का क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कब, जब आयत की लंबाई x है, x में कितनी 3 इकाई की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में क्या कर दें हम 2 इकाई की वृद्धि बाई प्लस 2 कर दें। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई प्लस के 67, यहाँ से बेटा गुणा कराएंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस का 2x और प्लस का 3y प्लस का 6, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 2x प्लस के 3y
और इक्वल टू ये इधर आएंगे 67 माइनस के 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से 2x प्लस के 3y इक्वल टू यहाँ से कितना बचेगा 61। तो ये समीकरण नंबर 2 होगी हमारी। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को अब मैं हल कर लेता हूँ। दोनों समीकरण को जब हल करता हूँ, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो विलोपन विधि से हल करता हूँ तो 3x माइनस के 5y इक्वल टू 6। यहाँ पर 2x प्लस के 3y इक्वल टू कितना है बेटा 61। यहाँ से देखिए, यहाँ से किसी एक वेरिएबल के मान बराबर करना है, तो वेरिएबल के मान बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, x को ही बराबर कर लेता हूँ। तो x के वेरिएबल के मान ऐसे बराबर नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में इस 2 से इस वाले में मल्टीप्लाई और इसके गुणांक से इस वाले में मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 10y इक्वल टू 6 दूनी 12। ये हो जाएगा 6x और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 3 3 9y और यहाँ से हो जाएंगे 3 एकम 3 3 6 18 माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 9 और माइनस के 10 माइनस के 19y यहाँ से घट जाएंगे ये बेटा। ठीक है, तो यहाँ से 3 में से 2 घटाया तो 1 बचेगा और 8 में से 1 घटाया तो 7 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1। काय का बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस का से 19 नेमा 171। तो y इक्वल टू कितना आ गया 9। तो y का मान रख लेता हूँ मैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखता हूँ। एक हमारे पास में क्या है 3x माइनस के 5y, तो 5y के स्थान पर 9 रखता हूँ इक्वल टू में 6। 3x माइनस के 45 इक्वल टू 6। यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 प्लस 45। तो यहाँ से 3x इक्वल टू, इनको जोड़ लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 51। 3 से काटता हूँ तो बेटा कितना हो जाएगा 17 3 51 होते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पर ये x और y के मान निकल आए, तो हम लिख देते हैं अतः आयत की लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है। ठीक है बेटा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज ये क्लास फिनिश हुई और इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वेट करिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दिया करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।